और एक कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मिथ भी है, लाइक हम ब्रांड एम्बेसडर्स की बात करते हैं राइट, तो अगर हम वेब 2 इंडस्ट्री की बात करें तो हम ब्रांड एम्बेसडर्स देखते हैं, क्रिकेटर्स होंगे, एक्टर्स होंगे, बट क्रिप्टो इंडस्ट्री में लाइक अगर आप एक स्टूडेंट भी हो तो भी आप एक एम्बेसडर बन सकते हो। बिल्कुल। तो अगर कोई ये सब चीज में जाना चाह रहा है रिसर्च में या डेवलपमेंट में, तो भाई कोल्ड ईमेल करना स्टार्ट करो, बट थोड़ा रिसर्च करके। ये नहीं कि सबको ही करते जा रहे हैं। तो मैं बोलूंगा खुद के लिए कि प्राउड मोमेंट था मेरे लिए कि मैं जिस कॉलेज में था वहां जाके मैंने लोगों को, स्टूडेंट्स को बताया कि भाई मैं एल्गोरिथम एम्बेसडर हूँ, और ब्लॉकचेन के बारे में पूरा डिटेल एक वर्कशॉप करवाया बेसिकली। तो मैं जहाँ एक ऑडियंस था वहाँ स्पीकर की तरह गया। ये चीज भी देखिए, इवन अगर हम जैसे आईआईटीज की बात करते हैं, टियर 1 कॉलेजेस की बात करते हैं, स्टूडेंट्स वहां पर जाके मोर लाइक कभी कभार बहुत सारे मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स को देखा वहां जाके वो रिलैक्स हो जाते हैं बिल्कुल कि अब तो हम टियर 1 में आ गए, अपॉर्चुनिटीज भी आ जाएंगी, प्लेसमेंट्स भी आ जाएंगी, हर चीज अब हमें मिल जाएगी। फ्रीलांसिंग में बहुत अभी स्कोप है ब्लॉकचेन में, क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं वो फुल टाइम हायर नहीं करना चाहते, वो चाहते हैं मेरा प्रोजेक्ट है ये कंपोनेंट बना दो। ये मैंने इसको कंट्रीब्यूशन नहीं बोलता, स्टारकनेट का जो एयर ड्रॉप हुआ था ना उसमें मैंने देखा था बहुत सारे लोगों ने उसे ग्रामर एक्सचेंज करके हजारों डॉलर्स का एयर ड्रॉप लेकर गए थे वो। वेलकम टू ऑन रैम मनी प्रेजेंट्स कॉफी विद क्रिप्टो पार्ट बाय मटेरियल बिटकॉइन। अब आज के पॉडकास्ट में मैं आपको एक ऐसे साइड हसल के बारे में बताने वाला हूँ जिसके थ्रू आप अपनी एवरेज सैलरी पैकेज से ज्यादा अर्निंग्स कर सकते हो इन द क्रिप्टो इंडस्ट्री। फिन फार्मर्स आज के एपिसोड में जो हमें ज्वाइन करने वाले हैं, उन्होंने अपनी जर्नी जो है बैक इन कॉलेज स्टार्ट करी थी, देन ही बिकेम एन एम्बेसडर ऑफ अ प्रोजेक्ट, एंड एम्बेसडर ऑफ अ प्रोजेक्ट से आज की डेट में वो ब्लॉकचेन डेवलपर है। Ladies and gentlemen, let me welcome Mr. Mudassir. Hello Mudassir, welcome to Coffee with Crypto. Thank you for inviting me. कैसे हो आप? बढ़िया। कैसा लग रहा है जाके आपको? बहुत एक्साइटिंग और लेट्स सी। आज ऑडियंस के लिए भी पॉडकास्ट काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो सबसे पहली चीज जो मैं चाहता हूँ कि ऑडियंस ये जान जाए कि अगर आप एक क्रिप्टो प्रोजेक्ट के एम्बेसडर बनते हो तो लाइक आप कितना एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप इतना अर्न करके जा रहे हो लाइक मंथली बेसिस पे? ठीक है, तो ये हर प्रोजेक्ट, ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट बोल लीजिए, क्रिप्टो प्रोजेक्ट बोल लीजिए, ये वेरी करता है कैसा प्रोजेक्ट है, L1 है, L2 है, या साइड चेन या जो भी है। तो बट 500 to 800 to $1000, $1500 तक भी यू कैन एक्सपेक्ट कि इतना मिल जाएगा। मतलब अगर हम एक रेंज की बात करें तो 500 to 1500 बेस्ड ऑन योर वर्क ऑब्वियसली, कितने घंटे आपको देना है। क्योंकि ज्यादातर प्रोजेक्ट में ऐसा भी होता है कि आप लेट्स से कि आपको 20 आवर्स पर वीक काम करना है, या किसी में थोड़ा ज्यादा, तो वर्क पे भी, आवर पे भी डिपेंड करता है और प्रोजेक्ट पे भी डिपेंड करता है। तो रेंज 500 to $1500 इजीली यू कैन मेक, एंड ये एक स्टूडेंट भी अर्न कर सकता है ऑब्वियसली। जब मैं स्टूडेंट था, फाइनल ईयर में था, तभी आप एम्बेसडर थे। अच्छा, अगर हम एक रेंज की बात करें, लाइक जब आप स्टूडेंट थे, अपने फाइनल ईयर में थे, तो हाउ मच यू वर अर्निंग एट दैट टाइम? So for me, I was earning around $500-600 ठीक है, मंथली बेसिस पे। लेकिन अगर हम आज की डेट में अब एक रियलिटी की बात करें, अगर आप ग्रेजुएशन लेते हो तो शायद ये आपकी इनिशियल सैलरी होती है मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स। तो आप इतना एज अ एम्बेसडर अर्न कर रहे थे थ्रू अ क्रिप्टो प्रोजेक्ट। हाँ, करेक्ट। ठीक है, तो अब मेरे पास सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यही आता है कि अगर किसी को स्टार्ट करना है तो लाइक एम्बेसडर प्रोग्राम पे बहुत सारी प्रोफाइल्स होती हैं, ऑफ कोर्स नॉन टेक प्रोफाइल्स भी होते हैं, टेक बेस्ड प्रोफाइल्स भी होती है, इवन ऐसी प्रोफाइल्स भी होती है जिसमें आपको कुछ भी नहीं आता, आपको सिर्फ बातचीत करनी आती है, आप कम्युनिटी मैनेजर बन सकते हो। तो अगर आप वहाँ पर एक थोड़ी सी लाइट डाल सकते हो कि ये प्रोफाइल्स होती हैं, इतना यहाँ पे कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड आपके वर्क आवर्स लगते हैं, या फिर कितना आपको डेडिकेट करना पड़ता है, सारी चीजें। सो एम्बेसडर का अगर हम ब्रॉड व्यू में देखें तो उसका काम होता है कि उस प्रोजेक्ट को लोगों तक पहुंचाना। राइट। एम्बेसडर इज लाइक अ ब्रिज बिटवीन द प्रोजेक्ट एंड कम्युनिटी और यूजर्स। तो एम्बेसडर का मेन काम यही है कि भाई जो प्रोजेक्ट में जो भी डेवलपमेंट हो रही है उसको आप कम्युनिटी तक लेके आओ, और कम्युनिटी से उस प्रोजेक्ट पे बिल्ड करवाओ उसके टेक यूज करके। तो एम्बेसडर एक फ्लो डिसाइड करता है बेसिकली, तो उसका काम यही है। अब आप जैसे आपने बोला कि नॉन टेक भी होता है और टेक भी होता है, तो नॉन टेक में वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर सकते हैं, मार्केटिंग में कर सकते हैं वो लोग, कंटेंट क्रिएशन आजकल बहुत ज्यादा करना पड़ता है एम्बेसडर को, क्योंकि भाई कंटेंट क्रिएट करोगे तभी आप कम्युनिटी को दोगे और वो उससे एंगेजमेंट होगी, बहुत सारी लर्निंग्स होंगी। तो नॉन टेक वाले के लिए कंटेंट क्रिएशन हो गया, मार्केटिंग हो गया, आप पोस्टर अगर आपको बनाना, डिजाइनर हो आप तो ग्राफिक डिजाइन कर सकते हो। और टेक में आए तो आप डेवलपमेंट कर सकते हो, आपने छोटे छोटे डैप्स बनाए उस प्रोजेक्ट पे जिस पे आप काम कर रहे हो, और वो लोगों को आपने बताया कि भाई ऐसे से बनाते हैं, यू कैन ऑल्सो क्रिएट दीज डैप्स। तो टेक का बेसिकली वही है, आप स्टैक जो यूज कर रहा है वो क्रिप्टो प्रोजेक्ट, उस पे आपने प्रोजेक्ट बिल्ड किया, फिर वो चीज आपने लोगों को सिखाया। तो ये एक एम्बेसडर काम होता है ना टेक साइड।
कि वो टेक यूज कर रहे हैं, सारे इंटीग्रेशन कैसे होता है, छोटे छोटे डैप्स कैसे बनाते हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे लिखते हैं, और फिर कम्युनिटी का आपने मान लिया वीडियो ट्यूटोरियल बना दिया, राइट राइट, तो इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा प्रोजेक्ट का भी और कम्युनिटी का भी। दे कैन इजिली लर्न फ्रॉम वीडियो, राइट, एंड दे कैन बिल्ड देयर ओन डैप्स ऑन दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। तो मतलब नॉन टेक और टेक के लिए ये सारी स्पेशलाइजेशंस होगी एंड बाकी सारी चीजें प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट भी थोड़ी वेरी कर लेते हैं। और एक कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मिथ भी है, लाइक हम ब्रांड एम्बेसडर्स की बात करते हैं, राइट, तो अगर हम वेब टू इंडस्ट्री की बात करें तो हम ब्रांड एम्बेसडर्स देखते हैं, क्रिकेटर्स होंगे, एक्टर्स होंगे, बट क्रिप्टो इंडस्ट्री में लाइक अगर आप एक स्टूडेंट भी हो तो भी आप एक एम्बेसडर बन सकते बिल्कुल हो। बिल्कुल। लाइक तो ये इसीलिए अच्छा भी है क्योंकि जैसे आप स्टूडेंट हैं, अब मान लीजिए आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट है राइट या और दूसरे भी कोई भी वो फील्ड मैटर नहीं करती, बट अगर आपके पास कुछ स्किल्स, कुछ थॉट्स हैं कि भाई मुझे ये ब्लॉकचेन मुझे पसंद है, जैसे मैं अपना केस बोलूँ तो मैं कॉलेज में था, मुझे ये चीज एक फैसिनेटिंग लगी कि भाई डिसेंट्रलाइजेशन, हम लोग किसी एक सेंट्रल पार्टी पे वो रिलाई नहीं कर रहे हैं, हम अपना खुद डेटा के ओनरशिप हमारे पास राइट है, हम ओनर हैं, तो ये काफी अच्छा मुझे एक फैसिनेटिंग सा था तब, तो मैंने इसमें और चीजें सीखनी स्टार्ट करी। और मैं टेक बैकग्राउंड से था तो मैंने प्रोग्रामिंग से स्टार्ट की। बट अगर कोई नॉन टेक है तो वो आर्टिकल लिख सकता है, ओके कुछ उस पर रिसर्च करता है, रिसर्च कर सकता है, जीके पे भी यूज कर सकता है, कुछ नई नई चीजें भी आ रही हैं बहुत सारी ब्लॉकचेन पे, तो नॉन टेक के लिए बहुत सारे फील्ड्स अभी खुले हुए हैं, उस पर रिसर्च करके उस पर आर्टिकल्स लिखो। तो एक जैसे ब्लॉग्स हो गए, मीडियम पे ब्लॉग्स लिख दिए, या आपने सबस्टैक और बहुत सारे जो ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है तो वहाँ पे आर्टिकल लिख सकते हो आप। आपको जरूरी नहीं कि कोडिंग आनी चाहिए आपको और आपको पूरा प्रोग्राम बना के डैप लिखना है। आप नॉन टेक हो तो आप ये सब कर सकते हो, प्रोजेक्ट के लिए आप पोस्टर्स बना सकते हो, ग्राफिक डिजाइन बना सकते हो, वीडियो बना सकते हो, ये जैसे हम लोग देखते हैं एनिमेटेड वीडियोस होती हैं कि वो कैसे प्रोजेक्ट काम कर रहा है, तो वो राइट। सब कर सकते हो नॉन टेक में। और टेक में हो तो ऑब्वियसली बिल्ड करो। तो आपने मेंशन किया था कि जब आप कॉलेज के फर्स्ट ईयर में थे तो आप एक क्रिप्टो प्रोजेक्ट के एम्बेसडर बने थे। एक्चुअली फाइनल ईयर में। हाँ फाइनल ईयर में, सॉरी। तो अब जब आप फाइनल ईयर में थे तो आप एम्बेसडर बने थे, तो लाइक आपकी जर्नी स्टार्ट कैसे, लाइक हाउ डिड यू गेट टू नो अबाउट दिस स्टफ, फिर आप कैसे एम्बेसडर बने और कैसे आपकी जर्नी अब जा रही है? सो कॉलेज में एक्चुअली जो भी कॉलेज स्टूडेंट होता है, आप भी होंगे, हाँ जी तो ज्यादा पैसे नहीं मिलते हम लोग को, एक लिमिटेड अमाउंट मिलता है करेक्ट। भाई हर मंथ, जो जिससे हम अपना खर्चा चलाते हैं, राइट। गुजारा उसी में गुजारा करना होता है उसी में हम लोग का, उसी में पार्टी होती है, उसी में सब कुछ होता ठीक है, है। रेंट देना होता है हाँ जी। हॉस्टल का और सब कुछ जो भी है। तो एक साइड इनकम सब ढूंढते हैं कॉलेज टाइम पे, राइट। राइट तो मुझे भी ब्लॉकचेन और क्रिप्टो तब सुना ही दिया था, मतलब सुन रहा था लोगों से कि भाई पैसे 10x हो रहे हैं, मीम कॉइन्स आ रहे हैं, वो एलन मस्क का एक मीम कॉइन कौन सा था वो आ रहा था, और शीबा इनू और जो भी थे। तो मैंने सोचा यार मैं भी क्यों पीछे रहूं इसमें कुछ पैसे डाल देता हूँ, तो उसमें मैंने कुछ कुछ इन्वेस्ट किया और मेरे कुछ पैसे 2x 3x भी हुए, तो मैं तो काफी खुश हो गया। तो वहीं से एक स्टार्ट हुआ क्रिप्टो ट्रेडिंग से, मैंने भी ट्रेडिंग स्टार्ट करी। बट उसके बाद कुछ अनफॉर्चुनेट थिंग हुई बहुत सारी चीजें हुई जहाँ पे मैंने बहुत सारे अपने पैसे गवा दिए और वो डूब गया, बेसिकली जीरो हो गया, वो प्रोजेक्ट डेड हो गया, या वो प्रोजेक्ट कहीं बहुत सारे ऐसे ही प्रोजेक्ट थे जहाँ पे इन्वेस्ट किए वो डेवलपर्स भाग गए सारे, तो होता प्रोजेक्ट है। डेड हो गए, राइट। तो ऐसे मेरी स्टार्टिंग हुई थी। तो उसके बाद जब आ, मेरे पैसे चले गए तो मैंने सोचा यार अब इसमें पैसे तो मैं लगा ही नहीं सकता, तो मैंने डेवलपमेंट स्टार्ट करी। तो मैंने तब हैकाथॉन्स के बारे में सुना कि ओके ये हैकाथॉन है, अगर इसमें तुम जीत जाते हो तो तुमको कुछ $500 $1000 मिल सकता है, और आगे तुमको बहुत सारे ग्रांट्स मिल सकते हैं, तुम अपना स्टार्टअप खोल सकते हो उससे, राइट। एक्सेलेटर्स होते हैं, प्रोजेक्ट एक्सेलेटर्स। तो इन सब के बारे में तब एक्सप्लोर कर रहा था, तो मैंने फिर डेवलपमेंट स्टार्ट करी। ओके फिर मैंने बहुत सारे हैकाथॉन से पार्टिसिपेट किया, इंडिया में बहुत सारे थे, फिर इंटरनेशनल हैकाथॉन्स भी होते हैं ईथ ग्लोबल के, फिर ईथ इंडिया होता है। उसके बाद मेरे कॉलेज में एक नेशनल हैकाथॉन हुआ था, ओके गलगोटिया नेशनल हैकाथॉन। ओके। और उसके बाद आईआईटी रुड़की में एक हैकाथॉन हुआ था, तो ये सब में मैंने पार्टिसिपेट किया, बिल्ड किया, किसी में जीता, किसी में कुछ तो ये सारे सीखने वैसे को वेब मिला। थ्री बेस्ड थे या हाँ, नॉर्मल? सारे मैंने Web3 किया, अच्छा, सारे मतलब सारे आपने दूसरा हाँ, टारगेट ही नहीं नहीं, मेरा ब्लॉकचेन ही एक फोकस था, तो वही मैं फोकस वो एम लेके चल रहा था कि मुझे प्रोजेक्ट सब ब्लॉकचेन पे बिल्ड करना है। डिविएट नहीं हुआ आप बात से नहीं, ना मैंने एआई देखा ना एमएल देखा, मेरा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट भले एमएल पे था बट ओके मैं बिल्ड कर रहा था ब्लॉकचेन पे, ओके सारी चीजें ब्लॉकचेन पे कर रहा था, हैकाथॉन्स ब्लॉकचेन में। फिर वहीं से मैंने रिसर्च करना भी स्टार्ट किया कि भाई ये ब्लॉकचेन है, मैंने प्रोजेक्ट तो बना लिया है, बट ये ब्लॉकचेन करता क्या है, इसमें क्या डिफरेंट है, ऐसे तो 100 और ब्लॉकचेन है, राइट हर ब्लॉकचेन में कुछ नया है।
तो मैंने ऐसे ब्लॉकचेन के बारे में और ज्यादा पढ़ना स्टार्ट किया कि वो कौन से कॉन्सेंसस प्रोटोकॉल यूज करता है, उसमें कौन से एल्गोरिदम यूज होती हैं और क्या सिक्योरिटी मेजर्स हैं उनके। तो ये सब चीजें मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। फिर पढ़ते पढ़ते फिर मैंने उसमें लिखना भी स्टार्ट किया। जैसे आप रिसर्च आर्टिकल्स लिखते हैं, जैसे मैंने बोला नॉन टेक के लिए, तो आप ये पढ़ के एक्सप्लोर करके आप उस पर लिख भी सकते हो कि ये ब्लॉकचेन का ये यूज कर रहे हैं, ये प्रोटोकॉल्स यूज कर रहे हैं, अपना पर्सपेक्टिव क्या है तुम्हारा, या वो कौन से उनके लाइफ साइकिल कैसे हो रही है, कैसे ट्रांजैक्शंस जा रहे हैं, उनकी फिनलिटी क्या है, वो कितने सेकंड में ब्लॉक कंफर्मेशन हो रहा है, ये सब चीजें बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं। राइट। तो ऐसे मैंने लिखना स्टार्ट किया। तो गीक्स फॉर गीक्स में मैंने 3 मंथ इंटर्नशिप करी। ठीक है। तो उसमें बहुत सारे इथेरियम और ब्लॉकचेन बेस्ड आर्टिकल्स लिखे और कुछ रिसर्च पेपर में भी कंट्रीब्यूट किया। उसके बाद फिर मुझे एल्गोरेंड के बारे में पता चला। तो एल्गोरेंड बेसिकली इज फाउंडेड बाय सिल्वियो मिकेली, जो कि एमआईटी के प्रोफेसर थे। एमआईटी तो सबका ड्रीम होता है, राइट। तो वो एमआईटी के प्रोफेसर थे। मैंने सोचा इन्होंने ब्लॉकचेन बनाया है ये कुछ, तो कुछ तो होगा इसमें। तो मैंने उसको एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया। ओके। फिर मुझे पता चला कि आईटी बॉम्बे में एल्गोरेंड का एक प्रोजेक्ट चल रहा है, एल्गोरेंड मेगा एस के नाम से। तो मैंने मेगा एस, एल्गोरेंड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। ओके। तो फिर मैंने आईटी बॉम्बे के प्रोफेसर्स को मेल करना स्टार्ट किया, और भी बहुत सारी आईटीज को मेल किया मैंने। पहले मैंने लिस्ट निकाली कि कौन से प्रोफेसर ब्लॉकचेन में काम कर रहे हैं, ठीक है, राइट। और उनको कोल्ड ईमेल करना स्टार्ट किया। कोल्ड ईमेल ऑलवेज वर्क्स। तो अगर कोई ये सब चीज में जाना चाह रहा है रिसर्च में या डेवलपमेंट में, तो भाई कोल्ड ईमेल करना स्टार्ट करो, बट थोड़ा रिसर्च करके, ये नहीं कि सबको ही करते जा रहे हो। तो मैंने क्या किया, लिस्ट निकाली कि भाई कौन से प्रोफेसर्स ब्लॉकचेन में काम कर रहे हैं पर्टिकुलर, और आईआईटी और एनआईटी की, बस। आपने कुछ और टारगेट ही नहीं, मुझे जाना है तो उसमें जाना है। अब मैंने सोचा यार इंजीनियरिंग मेरी 3 टीयर से हो रही है, रिसर्च तो मैं कर लूं 1 टीयर या 2 टीयर कॉलेज से। तो मुझे प्रोफेसर विनय रिबेरो के बारे में पता चला। वो ब्लॉकचेन और पीओडब्ल्यू और पीओएस पे काम कर रहे थे। ओके। तो मैंने उनको भी मेल कर दिया। ऐसे 20-25 प्रोफेसर को मेल कर दिया था, आईआईटी बीएचयू से लेके आईआईटी बॉम्बे और एनआईटी पटना और जितने भी थे। काफी सारे प्रोफेसर काम कर रहे हैं। तो उसके बाद फिर कोई रिस्पांस नहीं आया था। आईआईटी के प्रोफेसर्स ऑब्वियसली बिजी होते हैं, ठीक है। तो मैं थोड़ा परेशान भी हो रहा था, बट डिमोटिवेट हो गया भाई कि यार मैंने मेल कर दी, कुछ रिस्पांस ही नहीं आ रहा है, पता नहीं मेल गया भी है कि नहीं गया है। फिर 3-4 मंथ बाद, अभी से मैं बिल्ड भी कर रहा था अपना, हैकाथॉन्स वगैरह करता जा रहा था कॉलेज में जो चलता है, ठीक है। फिर शायद 4 मंथ बाद उनका एक मेल आया आईटी बॉम्बे से कि या वी हैव सम प्रोग्राम्स यू कैन अप्लाई ऑन इट। ओके। तो 3-4 महीने बाद जाके रिप्लाई आया, अराउंड 4 महीने हो गए थे एग्जैक्ट। Okay. उसके बाद मुझे वो रिस्पांस आया, तो मैं तो काफी खुश हो गया कि कोई अपॉर्चुनिटी तो एटलीस्ट। तो फिर मुझे वो इंटर्नशिप का जो लिंक दिया उन्होंने, उसमें मैंने अप्लाई किया। उसमें अराउंड 1500 स्टूडेंट्स ने और अप्लाई किया था। टेलीग्राम चैनल वगैरह उन्होंने बनाए थे, उसमें देखा था मैंने। तो उसमें 3-4 टेस्ट होने थे, ठीक है। एक क्रिप्टोग्राफी का कोर्स दिया उन्होंने, ये कंप्लीट करो, इस पे असेसमेंट होगा, ये अगर कर लोगे तो अगला स्टेज आएगा। फिर वहाँ डीएसए के क्वेश्चन थे 3-4, उसको टाइम लिमिट थी 1 घंटे में करना है, वो क्लियर करोगे तो एक क्विज होगा, फिर उसके बाद इंटरव्यू होगा। तो ऐसे 4 स्टेप हो गए। तो वो सब चीजें मैंने क्लियर की। फिर इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू में वहाँ के जो डायरेक्टर थे, वहाँ एक ट्रस्ट लैब है, आईटी बॉम्बे में ट्रस्ट लैब है, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट। वो ट्रस्ट लैब बेसिकली सिक्योरिटी और ये सब चीजों पे फोकस करता है। तो वो उसी के अंडर हो रहा था। तो इंटरव्यू हुआ मेरा, उसके बाद मैं सेलेक्ट हो गया। उसके बाद मैंने वहाँ जाके प्रोजेक्ट बिल्ड वगैरह किया, बहुत सारी चीजें कंट्रीब्यूट की, बहुत सारी रिसर्च की। उसके बाद फिर मेरी एम्बेसडरशिप स्टार्ट हुई। कैसे? मुझे पता चला एल्गोरेंड का इंडिया में एक पूरा टीम है, वहाँ वो लोग काम करते हैं, बहुत सारी चीजें, एंगेजमेंट वगैरह है, बहुत कंटेंट क्रिएशन है, और बहुत सारे सपोर्ट भी करते हैं अगर आप बिल्ड करो। तो मैंने उनको रीच आउट किया। फिर वहाँ पे फिर मैंने कोल्ड ईमेल स्टार्ट किया। अच्छा, अब एल्गोरेंड की टीम को करा, अब एल्गोरेंड की टीम को देखा कौन कौन काम कर रहे हैं, उनको कोल्ड ईमेल स्टार्ट किया। फिर आप पूछ रहे हैं कुछ? नहीं, अच्छा, मैंने बोला ठीक है। अच्छा। उसके बाद फिर मुझे पता चला एक प्रोफेसर निखिल वर्मा है, जो कि एल्गोरेंड इंडिया के टीम लीड है। ओके। तो मैंने उनको रीच आउट, प्रोफेसर भी थे वो प्रोफेसर है, न्यू जर्सी में, यूएस में थे, ठीक है, बट इंडिया लीड कर रहे हैं वो। तो मैंने उनको अप्रोच किया, उनको अपनी डिटेल बताई कि सर मैं ये कर रहा हूँ प्रोफेसर, और मुझे आपके साथ भी कुछ काम करना है, क्योंकि ऑलरेडी मैं एल्गोरेंड पे काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक बहुत अच्छी चीज मेरे साथ हुई कि वो इंडिया आए हुए थे और मुंबई में ही थे, और मैं भी आईटी बॉम्बे में था। तो उन्होंने मुझे मिलने को बुला लिया। ये उनकी एक, मतलब बोल लीजिए, हम्बल थे इतने। तो मुझे उन्होंने बुलाया, वो जहाँ रुके हुए थे होटल में। फिर उन्होंने उनसे काफी सारी डिस्कशंस हुई, बहुत सारी चीजें हुई।
उसके बाद उन्होंने बोला कि हाँ तुम कर सकते हो हमारे साथ, हमारे पास एम्बेसडरशिप के कुछ रोल्स हैं। जैसे इंडिया में अराउंड 7-8 कुछ थे, तो दिल्ली में कोई नहीं था तब। तो मैं बोला मैं दिल्ली में रहता हूँ और अगले 3-4 महीने में इंटर्नशिप खत्म हो जाएगी मेरी, तो मैं दिल्ली वापस चला जाऊंगा। ठीक है। तो उन्होंने अपॉर्चुनिटी दी कि तुम दिल्ली के एम्बेसडर बन सकते हो, एक रीजनल एम्बेसडर होगा और वहाँ पे तुम्हारे कुछ काम होंगे, वो करना होगा तुमको। ठीक है। तो ये वहां से स्टार्ट हुआ। फिर मुझे सीधे That's उन्होंने nice. एक तरह से ऑफर किया कि हाँ तुम काम कर सकते हो। उन्होंने जब देखा कि ये काम कर रहा है, तो ऐसे ही काम करना होता है। और भी जो स्टूडेंट है उनके लिए भी यही है कि भाई पहले तुम उस प्रोजेक्ट पे काम करो। ये नहीं कि अब आप चले गए एल्गोरिथम में या कोई भी इथेरियम के प्रोजेक्ट हो गया, L2 हो गया, कि सीधे आप जाके अप्लाई कर रहे हो। ऐसा नहीं करना होता है, क्योंकि ऐसे बहुत कम चांसेस होते हैं सिलेक्शन के। बट Correct. अगर आप उस प्रोजेक्ट पे पहले ही से कुछ काम कर रहे हो, आप प्रूफ ऑफ वर्क दिखा रहे हो उनको कि मैं ऑलरेडी काम कर चुका हूँ, मुझे पैसे वैसे नहीं मिल रहे थे बट मैंने काम किया है, मैंने आर्टिकल्स लिखे हैं, मैंने प्रोजेक्ट बिल्ड किया है, मैंने कम्युनिटी सपोर्ट किया है, तो एक आपके पास प्रूफ ऑफ वर्क रहता है कि ये ऑलरेडी इंटरेस्टेड है। तो Right. आपके चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं उस प्रोजेक्ट में कोई भी एक जॉब अपॉर्चुनिटी के या इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी के। तो वहां से मेरी एम्बेसडरशिप स्टार्ट हुई। फिर मुझे कुछ टास्क होते थे, मुझे वो करने होते थे, पर वीक कुछ घंटे देने होते थे, कम्युनिटी से इंटरेक्ट करना होता था, इवेंट्स वगैरह में जाके उनको बताना होता था, और कुछ कुछ टास्क होते थे। फिर यहाँ से मेरी एम्बेसडरशिप बेसिकली स्टार्ट हुई। फिर दिल्ली में अराउंड बहुत अच्छी कम्युनिटी हो गई हमारी। That's nice. उसके बाद कुछ कॉलेजेस भी थे, फिर वहाँ हमने एलिवेंट ब्लॉकचेन क्लब स्टार्ट कर दिया। फिर वो कॉलेजेस को भी हमने जैसे हम मेरे गलगोटियाज में मैं जाके उनको, मतलब एक बहुत मैं बोलूंगा खुद के लिए कि प्राउड मोमेंट था मेरे लिए कि मैं जिस कॉलेज में था वहाँ जाके मैंने लोगों को, स्टूडेंट्स को बताया कि भाई मैं एल्गोरिथम में एम्बेसडर हूँ, और ब्लॉकचेन के बारे में पूरा डिटेल एक वर्कशॉप करवाया बेसिकली। तो मैं जहाँ एक ऑडियंस था वहाँ स्पीकर की तरह गया। हाँ भाई, तो मतलब ये जहाँ पे आप एज अ काफी ऑडियंस बैठते थे वहाँ पे आप हाँ, एज अ स्पीकर की तो तरह ये गए। काफी प्राउड मोमेंट था मेरे लिए। और ये अपॉर्चुनिटी है, ये एम्बेसडरशिप रोल से आई थी। और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में गया, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, हैदराबाद में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज, और भी अराउंड जितनी भी दिल्ली के आसपास थी, महर्षि यूनिवर्सिटी हो गया, ये ठीक सब है। यूनिवर्सिटी में हम लोग क्लब्स हैं। तो इन लोगों के साथ इंटरेक्शन करने में भी काफी अच्छा लगता है, तो ये सब करता था। उसके बाद फिर मेरा एक रोल स्टार्ट हुआ नया। मैंने मेरी इंटर्नशिप खत्म हो गई, मेरा कॉलेज खत्म हो गया, तब मुझे फुल टाइम जॉब चाहिए था। ओके। तो फिर मेरा एक जूनियर सपोर्ट इंजीनियर वाला रोल स्टार्ट हुआ, जो कि अभी मैं कर रहा हूँ एल्गोरिथम में एज अ फुल टाइम रोल। तो यही मेरी एक जर्नी थी एम्बेसडर की। मतलब और उसमें पहले टास्क, आपने जैसे कोल्ड ईमेल्स करके पहले इंटर्नशिप ली, देन एम्बेसडर बने, देन अब आप इंजीनियर की काम पे कर रहे बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इंजीनियरिंग एक बैकग्राउंड था मेरा। हो। और एम्बेसडरशिप में जैसे मैंने बताया कि नॉन टेक और टेक दोनों है, और या फिर दोनों आप कर सकते हो। तो राइट। मेरा एक टेक बैकग्राउंड था, तो मैं बिल्ड भी कर रहा था और चीजें सीख भी रहा था। तो मैंने ये एक प्रपोजल डाला कि आई वांट टू जॉइन एज अ फुल टाइम एज अ इंजीनियर। तो उन्होंने, उनके पास ये रोल था, तो उन्होंने कुछ इंटरव्यूज हुए, कुछ टेस्ट हुए, उसके बाद उन्होंने मुझे ये रोल दिया। तो ऐसी जर्नी थी मेरी। अब बारी आ चुकी है एक क्विक कॉफी ब्रेक की, एंड इस कॉफी ब्रेक में सबसे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, ये कॉफी विद क्रिप्टो सीजन 1 का लास्ट एपिसोड है। लेकिन फिन फार्मर्स सीजन 2 भी बहुत जल्दी लाइव होने वाला है, एंड सीजन 2 डेफिनेटली इससे ज्यादा धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि उसमें आपके लिए बहुत सारी अर्निंग अपॉर्चुनिटीज आने वाली है। मतलब आपको पॉडकास्ट देख के कुछ नया सीखने को मिलेगा, एंड उसी नई लर्निंग्स के थ्रू आप पैसे कमा सकते हो। गारंटीड एयर ड्रॉप्स है वहां पर। एंड अब इस एपिसोड के मैं आपको स्पॉन्सर्स के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले है ऑन रैम मनी, जिसमें विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड अपनी वेब 2 मनी को वेब 3 मनी में कन्वर्ट कर सकते हो। एंड सेकेंडली मटेरियल बिटकॉइन, जो अपने वॉलेट्स पे 100 साल की वारंटी दे रहे हैं, जो कि फ्लड प्रूफ है, शॉक प्रूफ है एंड हैकर प्रूफ है। बाइंग लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर मैं आपकी जर्नी में थोड़ा सा रिवाइंड करता हूँ, जब आपने बोला जैसे आईआईटी बॉम्बे, मतलब आपने आईआईटीज और एनआईटी को जब टारगेट किया था, उसके बाद जब आपने एल्गोरिथम की टीम को टारगेट किया था, तो आपने कोल्ड ईमेल्स डाली थी। एग्जैक्टली। तो आपने सबसे पहले वो सोर्सेज कैसे निकाले? क्योंकि अगर किसी को भी स्टार्ट करना है, राइट, वो सोर्सेज निकालना सबसे मुश्किल होता है। एग्जैक्टली। तो सबसे पहले आईआईटी बॉम्बे का बताता हूँ मैं। तो आईआईटी बॉम्बे में, या फिर मैंने कैसे एंट्री ली, तो उसके लिए आपको, मैंने जैसे बोला कि आपको प्रोफेसर्स की लिस्ट निकालनी Right. पड़ेगी। और वो लिस्ट कैसे निकलेगी, आपको जाना पड़ेगा IEEE की वेबसाइट्स पे, रिसर्च पेपर की वेबसाइट्स पे, जहाँ पे रिसर्च पब्लिश होती हैं, या आप ढूंढ लो सीधे कि ब्लॉकचेन रिसर्च पेपर्स कौन कौन से हैं। फिर उस रिसर्च पेपर में ऑथर के नाम होता है, राइट, नेम्स होते हैं, ईमेल्स होते हैं उसमें। तो वहां से ईमेल्स पिक किए मैंने। ओके, तो उस मतलब रिसर्च पेपर इतनी से। मेहनत करनी पड़ी। हाँ ऑब्वियसली, थोड़ा कुछ पाना है तो कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, राइट। खोना नहीं है ऑब्वियसली बिना कोई भी हम पा सकते हैं, थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। ओके। तो बहुत सारे रिसर्च पेपर्स निकाले मैंने,
और वो थोड़ा बहुत पढ़ा भी, ताकि मैं सर को अगर मेल कर रहा हूँ उस पर्टिकुलर प्रोफेसर को, तो उनको बताना होगा ना कि मैंने आपका कॉन्टैक्ट यहाँ से निकाला है, आपका ये पेपर पढ़ा है, ये काफी मुझे अच्छा लगा, काफी इसमें इंटरेस्टिंग चीजें हैं, और मैं भी आपके साथ काम करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू वर्क विद यू। तो ऐसे मैंने लिस्ट निकाली बहुत सारे रिसर्च पेपर में से, और ईमेल्स निकाले प्रोफेसर्स की। ओके। फिर उनको कोल्ड ईमेल शुरू किया सबको अलग अलग। और ये भी नहीं है कि आपने एक ईमेल बनाया तो सबको भेजते जा रहे हो। आपको एक अच्छा कोल्ड ईमेल का मतलब ये नहीं कि आपने बस सीसी कर दिया सबको भेज दिया, सबको अच्छा एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में, ताकि वो देखें तो उनको जेन्युइन लगे कि भाई ये बंदा काम करना चाहता है, ही इज इंटरेस्टेड, ये नहीं कि बस ऐसे इंटर्नशिप ढूंढ रहा है। तो मैंने पर्टिकुलर, जैसे प्रोफेसर विनय रिबेरो ब्लॉकचेन पीओएस में काम कर रहे थे, और बहुत सारी रिसर्च पेपर उन्होंने ऑलरेडी लिखी हुई थी, तो मैंने उनके पेपर्स पढ़े, देखे कुछ चीजें, फिर उसमें से थॉट्स निकाली कि प्रॉफ मुझे ये थॉट अच्छा लग रहा है, ये इंटरेस्टिंग है, इसमें हम और कुछ काम कर सकते हैं, या मैं कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ। उसके बाद मैंने ऐसे मेल किए 20-25 जो भी थे। तो मतलब बेसिकली आपने, मैं कोल्ड ईमेल्स नहीं कहूंगा, आपने थोड़ी स्मार्ट मेलिंग करी है यहाँ पे। हाँ वही कह सकते हैं, थोड़ा एक स्मार्ट मूव आपको करना पड़ेगा, एक That's correct. मतलब एक डिजाइन करना पड़ेगा पूरा मेल, और अच्छे से उसको क्रिएट करना पड़ेगा, ताकि जो पढ़ रहा है, जिसको आप भेज रहे हो, उसको लगे कि इसने मेहनत की है ऑलरेडी। थोड़ा एक इम्पैक्ट जाता है, राइट, आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सक्सेस हमेशा मिले, बट एटलीस्ट आपके चांसेस बढ़ जाएंगे कि आपको इंटरव्यू का मौका मिल जाए। नहीं कि इंटरव्यू के बाद ना हो, या तो वो तो बात की बात है, बट फर्स्ट ट्राई तो अच्छा होना चाहिए ना, ताकि आप एक अपॉर्चुनिटी तो मिल जाए, स्टेप इन कर जाओ। उसके बाद जो होगा फिर देखते उसके बाद देखते हैं फिर क्या होता है। पहले फर्स्ट डोर क्रैक हाँ, करना वही एग्जैक्टली। अगर अब हम जाते हैं, जैसे यहाँ पे बहुत सारी ऑडियंस भी इंटरेस्टेड रहेगी कि अगर उन्हें एम्बेसडर प्रोग्राम किसी क्रिप्टो प्रोजेक्ट का ज्वाइन करना है, एंड स्पेशली स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं ऐसी चीज़ों में। तो अगर हमें अब किसी भी प्रोजेक्ट का, लाइक चाहे क्रिप्टो इंडस्ट्री में, मतलब ब्लॉकचेन हो, एक कोई एक्सचेंजेस भी करते हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी करते हैं, तो अगर उन्हें किसी का एम्बेसडर प्रोग्राम ज्वाइन करना है, तो लाइक उन्हें पता कैसे चलेगा कि ये एम्बेसडर प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं, कैसे रीच आउट करना है? अगर आप इस पर कुछ टिप्स शेयर कर सकते हो तो। एग्जैक्टली। तो टिप यही है सबसे अच्छी और सबसे इफेक्टिव, कि आप पहले अपनी नीश ढूंढो। ठीक है। आप किस में जाना चाहते हो, टेक, नॉन टेक, कंटेंट क्रिएशन, या वो आपको ढूंढना पड़ेगा, राइट। टेक और नॉन टेक के बाद भी आगे भी हाँ, अपने आप को आगे भी आपको क्लास करना पड़ेगा कि आप डिजाइनिंग में जाना चाहते हो, क्रिएशन में जाना चाहते हो, आपको डेवलपमेंट में जाना है, तो ठीक आप है। अपना वो एक चीज ढूंढ लो। उसके बाद ऑब्वियसली आपको प्रोजेक्ट भी ढूंढना पड़ेगा, राइट। किस प्रोजेक्ट में जाना है, क्योंकि वहाँ पे हजारों प्रोजेक्ट हैं। आप उसमें से 10 ढूंढ लो कि ये 10 प्रोजेक्ट है, इसमें मुझे कुछ कुछ चीजें करनी है या इनके साथ काम करना है। उसके बाद आप उनको लिंक्डइन पे शुरू करो, एक तरह से बोलते हैं कि उन पे रिसर्च करना स्टार्ट करो। ठीक है। कि भाई उन पे काम कौन, पीपल एरिया आता है लिंक्डइन में, एक पीपल सेक्शन आता है, वहां पे वो दिख जाता है कि कौन कौन काम कर रहा है इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड। Okay. तो आप उनको रीच आउट कर सकते हो। तभी आपको क्योंकि बहुत बार होता है कि वो प्रोजेक्ट्स जो होते हैं अपॉर्चुनिटी डालते हैं, बट हम लोग को पता नहीं चलता है। तो आप उनको रीच आउट कर सकते हो विद पर्टिकुलर फॉर्मेट की, एक जैसे हम कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजते हैं तो एक हमको फॉर्मेट मिलता है, वहां पे हम कुछ लिख सकते हैं मैसेज। तो उस मैसेज में आपको लिखना है कि आई वांट टू वर्क विद यू, डू यू हैव एनी ओपनिंग्स, डू यू हैव एनी अपॉर्चुनिटी, ऐसा करके। उसके बाद उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड चीजें आप स्टडी करो पहले से ही, भले आप अभी काम नहीं कर रहे हो, बट उसको स्टडी करो उस प्रोजेक्ट के बारे में, उसके बारे में कुछ कुछ चीजें लिंक्डइन पोस्ट करो, बिना कुछ उसमें काम किए, बिना कुछ पैसे नहीं मिल रहे मुझे, बट आप जैसे मान ली मैं एग्जांपल लेता हूँ, कोई XYZ प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो आप उस XYZ प्रोजेक्ट के बारे में पूरा रिसर्च करो, वो क्या करते हैं, वो लोग क्या क्या डेवलप कर रहे हैं, उनकी क्या कम्युनिटी है, उनके बारे में स्टडी करो, फिर उनके बारे में पोस्ट बनाओ, और ये पोस्ट लिख दो कि भाई आई एम कंट्रीब्यूटर ऑफ दिस पोस्ट, और दूसरे पीपल भी उस पर कुछ अगर उनको फीडबैक होगा वो दे सकते हैं। ठीक है। बट आपको अगर किसी प्रोजेक्ट में काम करना है तो पहले से ही उसमें कंट्रीब्यूशन स्टार्ट करो, उनका गिटहब चेक करो, उनके गिटहब पे इश्यूज जाके देखो, इश्यूज सेक्शन होता है, उसमें कौन इशू रेज है, उनको सॉल्व कर सकते हो या करो, या उनका रीडमी है, रीडमी को थोड़ा एडिट करो, या फिर उसमें कुछ गलतियां हैं तो उसको सॉल्व करो, अपने पुशेस करो गिटहब पे, राइट। ओपन सोर्स जितना करोगे, जितना आपका काम ट्रांसपेरेंट होगा, राइट, लोग अगर देखेंगे आपका काम तो इजिली आपके चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे वो रोल पाने के लिए। उसके बाद आपने इतना काम ऑलरेडी कर लिया अगर, फिर आप उनके जो भी इंडिया लीड हो गया, या उनका टेक लीड हो गया, या जो भी उनका ऑलरेडी जो काम कर रहा है प्रोजेक्ट मैनेजर हो गया, उनको रीच आउट करो कि आई एम ऑलरेडी कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू योर प्रोडक्ट और प्रोजेक्ट, जो भी उनका XYZ प्रोजेक्ट है, and I have these links, I have already contributed, and if you have any openings I want to work with you, something like that. You can send a DM on LinkedIn or Twitter or anywhere, right? उसके बाद obviously वो जब देखेंगे कि भाई he is already working on it without any compensation, any amount, तो they will obviously give you opportunity.
एंड अगर अब मैं इसी में एक पॉइंट ऐड ऑन करता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा हम डिफरेंट जा रहे हैं टॉपिक से। लाइक आपने कहा मेहनत करनी होती है, आपने पूरा लाइक मैं कहूँगा स्टेप बाय स्टेप इन डिटेल एनालिसिस दिया कि कैसे आपको मेहनत भी करनी है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ यूँ हाथ ऐसे लेकर बैठे होते हैं कि अपॉर्चुनिटीज खुद आ जाएंगी उनके पास। तो ये तो अभी बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी लास्ट फ्रॉम लास्ट 2 इयर्स बहुत ज़्यादा सेचुरेशन थोड़ा आने लग गया है ओके। क्रिप्टो मार्केट और ब्लॉकचेन में, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा सीख रहे हैं और जॉब्स की थोड़े कम है, राइट। तो ऐसा नहीं होगा कि अगर आपने कुछ भी नहीं आता और आप सीधे अप्लाई कर रहे हो तो आपको मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको उनसे आगे बढ़ना पड़ेगा, उनसे एक कदम आगे होना पड़ेगा। जो बहुत सारे मान लीजिए 100 लोग हैं, उसमें से 2 ऐसे होंगे जो पहले से कुछ कर रहे होंगे, तो वही 2 को मिलेगा, राइट। ऐसा नहीं है कि आप कुछ कर भी नहीं रहे हो, कुछ नया उसके बारे में पता भी नहीं, कुछ सीखा भी नहीं, और सीधे जाके अप्लाई कर रहे हो, रेज्यूमे डाल रहे हो, तो उस रेज्यूमे में कोई फायदा नहीं है, आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा ऑब्वियसली। अगर आप ऑलरेडी कंट्रीब्यूट कर रहे हो तो ही आपको एक चांस मिलेगा। ये आजकल का एक तरह से यही सच्चाई है। और एक कनेक्शंस भी मैं कहता हूँ बहुत मैटर करते हैं। कनेक्शन ऑब्वियसली, तो इसीलिए जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये भी एक वो कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है कि हम इवेंट्स में जाएं, राइट। राइट। क्योंकि कॉलेज और स्टूडेंट में कम्युनिटीज का भी पार्ट बन सकते हो आप, बहुत कम्युनिटीज के कम्युनिटीज पार्ट हैं। बन सकते हैं, ऑब्वियसली बहुत सारी कम्युनिटीज है वहाँ, बहुत सारी चीजें होती रहती हैं। हम्म। और जो IRL होते हैं, ठीक रियल है। लाइफ इवेंट्स जो होते हैं, दिल्ली में तो बहुत होते हैं, हर वीकेंड पे इवेंट हो जाएगा। राइट। तो आप वहाँ जाओ, वहाँ पे आपको फ्री में आप लोगों से मिल सकते हो। फ्री ठीक में है। मेरा मतलब है वहाँ CEOs भी आते हैं, VCs भी आते हैं, हम्म। बट आप VC और CEO से मिलने जाओगे तो नहीं मिलेंगे, राइट। बट उस इवेंट्स में आप जाकर उनसे बात कर सकते हो, भले ही आपको 2 मिनट मिले, वो 2 मिनट में आप कुछ कनेक्शन बिल्ड कर सकते हो, अपने थॉट्स उनसे शेयर कर सकते हो, अपनी स्किल्स के बारे में बता सकते हो। तो वहाँ पे आपको बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए। क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स और मेरे फ्रेंड्स को भी देखा है कि ऐसे इवेंट्स में गए हैं, कुछ बिल्ड कर रहा है, वहां पे कोई मिल गया उनको, वहां से वो सीधे काम करने लगे उनके साथ। तो ऐसे बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि ऐसे इवेंट्स में जाओ, एक्सप्लोर करो, क्योंकि स्टूडेंट्स के पास कॉलेज का काम होता है, ठीक है। और वो प्रोजेक्ट्स वगैरह कॉलेज में बनाते हैं, बट वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। उनके पास और दूसरा काम नहीं है, अभी कोई जॉब नहीं है, उसमें कोई फोकस नहीं करना जॉब में, या पूरा टाइम उनका नहीं जा रहा है, तो इस ऑल दीज इवेंट्स में वो जा सकते हैं और वहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं कि वहाँ पे कौन आ रहा है। पहले पता करो भाई कौन कौन आ रहा है, गेस्ट लिस्ट वगैरह मिल सकती है। उसके बाद जाके उनसे सीधा अप्रोच करो कि सर, आई एम स्टूडेंट ऑफ दिस दिस कॉलेज एंड आई एम ब्लॉकचेन इंथुसियास्ट, आई हैव दीज स्किल्स, आई एम बिल्डिंग दीज प्रोजेक्ट्स। तो ऐसा करके ऑब्वियसली बहुत अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है ऐसे इवेंट्स में जाके सर। लेकिन जब तक मेहनत नहीं करोगे आपके पास कुछ नहीं आने वाला। वो बिल्कुल, मेहनत ये बहुत तो इंपॉर्टेंस रखती है। ऑब्वियस सी बात है कि आपको कुछ तो करना ही पड़ेगा, तभी आपको फल मिलेगा एक थोड़ा। ये मैंने ये चीज भी देखी है, इवन अगर हम जैसे आईआईटीज की बात करते हैं, टीयर 1 कॉलेजेस की भी बात करते हैं, स्टूडेंट्स वहां पर जाके मोर लाइक कभी कभार मैंने बहुत सारे मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को देखा वहां जाके वो रिलैक्स हो जाते हैं बिल्कुल, कि अब तो हम टीयर 1 में आ गए हैं, अपॉर्चुनिटीज भी आ जाएंगी, प्लेसमेंट्स भी आ जाएंगी, हर चीज अब हमें मिल जाएगी। एग्जैक्टली, तो ऐसा तो बट होता नहीं नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कुछ बहुत थोड़ा परसेंट कम हो गया प्लेसमेंट्स का। हाँ, बहुत कम हो गया तो इनफैक्ट। ये मे बी यही रीजन हो सकता है कि वो थोड़ा ज्यादा रिलैक्स हो गया कि भाई हम आ गए, अब हमको कुछ नहीं करना है। बट ऐसा नहीं है, आप भले टीयर 1 कॉलेज में, IITs NITs में हो, या टीयर 3 में हो प्राइवेट कॉलेज में, आपके पास अपॉर्चुनिटी बहुत है। ठीक है। मैं भी टीयर 3 से था, बट आई एम एट गुड प्लेस, आई एम नॉट कि मैं खुद को वो नहीं बोल रहा है बहुत बड़ा चढ़ा के, बट आई एम इन डिसेंट प्लेस, आई एम वर्किंग विद गुड पीपल, ग्रेट टीम, ग्रेट स्टार्टअप्स एंड एवरीथिंग। एंड तो धीरे धीरे हम बढ़ते हाँ, हैं। धीरे धीरे हम बढ़ते हैं, राइट। तो अभी अगर 3 टीयर में भी कोई है तो उसके लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज है। ठीक है। वो अपनी स्किल्स पे फोकस करे और प्रोजेक्ट्स बिल्ड करे, एक्सप्लोर करे चीजें। अब सिर्फ बैठ के कुछ यूट्यूब की वीडियो देख के ऐसा नहीं हो सकता कि भाई ब्लॉकचेन मुझे आता है, मैं अब कुछ नहीं करना, मुझे जॉब चाहिए, तो ऐसा नहीं होगा। आपको कुछ दिखाना पड़ेगा, प्रूफ ऑफ वर्क देना पड़ेगा, कुछ बिल्ड करना पड़ेगा, प्रोजेक्ट ओपन सोर्स करना पड़ेगा, आपको गिटहब पे डालना पड़ेगा, लिंक्डइन पे डालना पड़ेगा, ट्विटर पे शोकेस करना पड़ेगा कि भाई मैंने ये बनाया है और मैं ये डाल रहा हूँ, इसके गिटहब लिंक्स हैं, इसके कोड्स हैं, ये ठीक है। ओपन सोर्स है, आप देखो मैंने ये बनाया है, मैंने ये रिपोजिटरी है, ये मेरे पुश है, मैंने ये सारी चीजें खुद से की हैं। तो आपको शोकेस करना पड़ेगा, ओपन सोर्स करना पड़ेगा, चीजें आपको डालना पड़ेगा, तभी लोग देखेंगे और तब Exactly. आपको वो खुद ही अप्रोच करेंगे अगर आपने वो अच्छा काम किया होगा। क्योंकि कुछ मेरे ऐसे फ्रेंड्स थे, वो क्या करते थे, उन्होंने कोई प्रोजेक्ट बनाया, उन्होंने ट्विटर पे वीडियो बना दी कि खुद की रिकॉर्ड की हुई, ठीक ये है। मैंने प्रोजेक्ट बनाया, पूरा डेमो दिखा दिया और उसको ट्विटर पे डाल दिया और गिटहब रिपोजिटरी पूरा प्रूफ दे दिया। तो ऐसे उनको अपॉर्चुनिटी मिल गई, क्लाइंट खुद उसके पास आ रहे हैं कि भाई तुम मेरा ये प्रोजेक्ट बना दो।
तो ऐसे स्मार्ट वर्क हो गया। स्मार्ट वर्क हो गया। ऑब्वियसली आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ा, आपने प्रोजेक्ट बनाया, वीडियो बनाया, उसको शोकेस किया लिंक्डइन पे, ट्विटर पे, उसके बाद आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो थोड़ा सा वो हटके वाला फैक्टर आपको वही, वो करना आपको थोड़ा हटके करना पड़ेगा, क्योंकि सब लोग ये नहीं करते ना। राइट। प्रोजेक्ट बना रहे हैं, डाल रहे हैं, गिटहब पे डाल दिया, पड़ा हुआ है, बट हम्म। आपने एक चीज किया, उसका एक अच्छा सा डेमो बना दिया, आपने ट्विटर पे डाल दिया, तो बहुत अच्छी रीच भी मिलती है और लोग देखते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई हमने डाल दिया तो वो नहीं देखेगा, वो ऑब्वियसली जो जो वो उस कंटेंट के ऑडियंस होंगे उस पर पहुंच जाएगी वो चीज, और आपको वो रीच आउट करेंगे। यहाँ से आपको ऑब्वियसली आप फ्रीलांस वर्क कर सकते हो। हम्म। फ्रीलांसिंग में बहुत अभी स्कोप है ब्लॉकचेन में, क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं वो फुल टाइम हायर नहीं करना चाहते, वो चाहते हैं मेरा प्रोजेक्ट है, ये कंपोनेंट बना दो कोई। तो आप फ्रीलांस से बहुत ज्यादा काम कर सकते हो, और फ्रीलांस वर्क इजिली मिलता नहीं है, ये आपको ठीक है। पता होगा, राइट। फ्रीलांस वर्क कैसे मिल सकता है? अपना प्रोजेक्ट शोकेस करके, आपने ओके, कुछ बिल्ड किया, अपनी स्किल्स वो शोकेस कर दो, आपके पास क्लाइंट खुद आएंगे। दैट्स अमेजिंग। तो अगर अभी मैं एक थोड़ा सा समराइज करूं जितनी भी हमने टॉक्स करी है रिगार्डिंग एम्बेसडर प्रोग्राम और रिगार्डिंग अपॉर्चुनिटीज, एक सबसे पहली चीज, एम्बेसडर प्रोग्राम हर स्टूडेंट के लिए या कोई भी ऐसा इंसान जो ब्लॉकचेन इंडस्ट्री से जुड़ना चाहता है, भले ही वो स्टूडेंट है या बड़ा भी हो चुका है, वो जुड़ सकता है। एग्जैक्टली। ठीक है, एंड डजेंट मैटर कि वो टेक बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, नॉन टेक बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी क्लासिफिकेशंस में है। एंड फिर एम्बेसडर प्रोग्राम का हिस्सा कैसे बनना चाहिए, वो आपने बिल्कुल एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिया कि ऐसे ऐसे आपको रीच आउट करना है, 100 प्रोजेक्ट्स में से 10 निकालो, 10 पे एक्चुअल में स्टडी भी करो, फिर जाके उनको रीच आउट करो कि अपॉर्चुनिटीज अब क्या क्या है। बिल्कुल। एंड लास्टली फिर अगर आप उसी प्रोजेक्ट के साथ आगे जाके जुड़ना भी चाहते हो, लाइक जैसे अब आप इंजीनियर हो, तो आप उसी सेम प्रोजेक्ट में अपने एम्बेसडरशिप को आगे और लेकर जा सकते हो। बिल्कुल। लाइक अगर अब मैं पॉडकास्ट की टॉपिक को थोड़ा सा अब और चेंज कर रहा हूँ, लाइक आपने ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करी, हम्म। एंड ये मैं कहूँगा बहुत ही डिबेटेबल टॉपिक है। हम्म। ठीक है, लाइक बहुत सारे डेवलपर्स कहते हैं हमें ओपन सोर्स करना चाहिए, बहुत सारे डेवलपर्स ये कहते हैं हमें ओपन सोर्स नहीं भी करना चाहिए। हम्म। तो आप क्या सोचते हैं इस पूरे लाइक नरेटिव पे कि ओपन सोर्स करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? तो मेरे हिसाब से ओपन सोर्स की काफी बेनिफिट्स हैं, ओके। और कुछ मे बी उसके डिसएडवांटेजेस होंगे, वो बहुत कम है, नेग्लेजिबल में बोल सकते हैं। ठीक है। तो ओपन सोर्स के फायदे ये हैं कि आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया, उसको हम्म। ओपन सोर्स कर दिया, तो अब दूसरे लोग उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्योंकि वो ओके। ओपन सोर्स है। उसमें जो भी कोड्स हैं, जो भी इसके डिटेल्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, सब कोई देख सकता है। हम्म। तो इससे फायदा ये है कि आपने उसमें कोई गलतियां की हैं या उसमें कोई इश्यूज हैं, तो एक कम्युनिटी फोकस्ड हो गया, राइट। कम्युनिटी उस पर बिल्ड कर सकती है, वो इश्यूज को निकाल सकती है, रेज कर सकती है, और मिलके कोलैबोरेशन में एक काम हो सकता है, राइट। तो आपका प्रोजेक्ट की ग्रोथ बहुत बढ़ जाएगी, 10x हो जाएगी मान लीजिए, ठीक है। क्योंकि आपने गिटहब पे कोई चीज डाल दिया, एक को अपना प्रोजेक्ट डाला, और आपने ट्विटर और लिंक्डइन पे डाल दिया कि दिस इज माय प्रोजेक्ट, दिस इज ओपन सोर्स, इफ समवन वांट्स टू कंट्रीब्यूट दे कैन डू। एंड गिटहब पे ऑब्वियसली जब आप कंट्रीब्यूट करते हैं तो आपका नाम कंट्रीब्यूशन में आ जाता है। राइट। तो ये अगले पर्सन के लिए भी फायदा है और आपके प्रोडक्ट के लिए भी फायदा है, ठीक है। क्योंकि आपके प्रोडक्ट के इश्यूज मिल गए, बहुत सारी चीजें सॉल्व हो गई, उसमें कुछ गलतियां थी, कुछ कोड में कुछ ऐसी चीजें थी, वो सॉल्व हो गई। अब इसमें और एक फायदा ये है कि अब मान लीजिए आपने इश्यूज उसमें कुछ रेज किए किसी ने, ठीक है। अब आपको भी पता चला ना कि आपके प्रोजेक्ट में ये फ्लॉ थे, राइट। और दूसरे जो और भी लोग थे वो भी इश्यूज को देख रहे हैं, तो वो भी सॉल्व कर रहे हैं, तो एक ऐसा एक टीम बन गई, राइट। भले आपने किसी को हायर नहीं किया है, बट वो आपकी टीम बन गई है, इशू डाल रहे हैं, कुछ लोग सॉल्व कर रहे हैं, राइट, वो आपके लिए काम कर रहे हैं, बट वो उसमें एग्जैक्टली। कोई एम्प्लॉय नहीं है वो आपके। तो ओपन सोर्स का ये बहुत अच्छा फायदा होता है कि भाई आपने कुछ डाला, एक कोलेबोरेशन में काम हो रहा है, पूरी टीम मिलके काम कर रही है, भले उनको कुछ पैसे नहीं मिल रहे हैं, और उनकी भी लर्निंग हो रही है, और उनका फायदा ये हो रहा है कि वो उनका कंट्रीब्यूशन नाम आ गया, अब वो अपने रिज्यूमे में डालेंगे कि भाई मैंने कंट्रीब्यूट किया इस प्रोडक्ट में, इस प्रोजेक्ट में, और ये मेरा कंट्रीब्यूशन है, ये मेरा गिटहब लिंक है, ये मेरा जो भी मैंने कमिट किया है कोड, ये लिंक है। तो अब वो भी अप्लाई कर सकते हैं कहीं पे, अपने रिज्यूमे में डाल सकते हैं कि भाई इसने काम किया है, इसने कमिट किया है, ऑब्वियसली इसको पता होगा। तो म्यूचुअल बेनिफिट है यहाँ पे। अब मेरा प्रोडक्ट था, मेरा बेनिफिट ये हो गया कि भाई मेरा प्रोडक्ट में जो वल्नरेबिलिटीज है, इश्यूज है, वो सॉल्व हो गए, उसका हो गया, उसने सॉल्व किया, और उससे कुछ फायदा हुआ, उसको कुछ सीखने को मिला, फिर रेज्यूमे में डाल दिया। और कहीं ना कहीं बात वो आ जाती है कि वेब 3 में आपकी कम्युनिटीज बहुत मैटर करती है, तो ऑटोमेटिकली आपकी ओपन सोर्स करने की वजह से खुद ही कम्युनिटी बन गई, एग्जैक्टली। आपको मार्केट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। एग्जैक्टली, आपने कम्युनिटी में डाल दिया। और कुछ लोग ये भी करते हैं, ओपन सोर्स करके ग्रांट्स दे देते हैं कि भाई ये सॉल्व करो, $100 मिल जाएंगे। तो ये सब भी काफी थोड़ा इंटरेक्शन वाली चीजें हो जाती है, राइट। और लोग अट्रैक्ट भी हो जाते हैं कि यार मैं सॉल्व कर दिया, तो यार $100 मिल रहा है, तो क्या दिक्कत है, छोटी चीज थी भले ही, एक छोटा एक लाइन का कोड था। तो ये ओपन सोर्स का ये फायदा होता है। और ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल है जहाँ पे लोगों ने ओपन सोर्स करके बहुत बड़ी कंपनी बना ली अपनी, और
बहुत एक तरह से स्टार्टअप क्रिएट हो गया उनका, और Okay. जो कंट्रीब्यूशन थे उन्होंने उनको हायर कर लिया, जो कंट्रीब्यूटर्स थे, बेस्ड ऑन कि उन्होंने क्या कंट्रीब्यूट किया। अब ऐसा भी नहीं है कि आपने जाके बस एक लाइन चेंज कर दी कि रीडमी फाइल में था दा की जगह ए लिखना था, आ लिखना था, तो वो कर दिया। तो ऐसा भी नहीं है, तो प्रॉपर रिसर्च करके कंट्रीब्यूशन, क्योंकि मैंने देखा है कि कंट्रीब्यूशन के नाम पे वो जाएंगे रीडमी फाइल पे, एक लाइन का इंग्लिश का कुछ वर्ड का कुछ मिस्टेक है उसको सही कर दिया और वो कमिट कर दिया, ये तो मैंने इसको कंट्रीब्यूशन नहीं बोलते। स्टार्कनेट का जो एयर ड्रॉप हुआ था ना, उसमें मैंने देखा था बहुत सारे लोगों ने उसे ग्रामर मिस्टेक Exactly, चेंज वो करके airdrop- हजारों डॉलर्स का एयर ड्रॉप लेकर गए थे वो। स्टार्कनेट का भी एक और जीके या एलियो पता नहीं किसका था, उसमें हाँ, हाँ। मैंने वो गेट के उनके वो देखे ना कमिट्स, तो उसमें वही सबने सेम 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 चीज कर रखा है, कमिट कर रखा है उसको। हम्म। तो ऐसा भी नहीं है, एक जेन्युइन चीज आपको रिसर्च करके सॉल्व करनी होगी, इशू जो रेज में उनको सॉल्व करना होगा। Right. ये नहीं कि आपने अपना खुद का कुछ डाल दिया और इशू खुद ही सॉल्व कर रहे हैं और इंग्लिश के एक वर्ड से कर, तो ऐसा नहीं है। आपको अगर प्रॉपर चाहिए चीजें, जॉब चाहिए, इंटर्नशिप चाहिए, तो आपको उस तरह से काम करना पड़ेगा कि क्योंकि आप कमिट कर रहे हो तो आप वो जिसका प्रोजेक्ट है वो भी तो देखेगा, तो वो तो Exactly. समझ ही जाएगा यार तुम क्या कमिट कर रहे हो, ये इसका कोई मतलब नहीं है। तो इस हिसाब से आपको एक अप्रोच करना है ओपन सोर्स में। स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत फायदा है, गिटहब रिपॉजिटरी तो सब बनाते हैं, राइट, Right. कॉलेज गिटहब बनती है, तो आप वहाँ पे ऑलरेडी ओपन सोर्स प्रोजेक्ट होते हैं, आप वहाँ पे लिस्ट निकालो, सर्च करो, उसमें इश्यूज देखो, बिल्ड करो, तो यहाँ से काफी सारी चीजें सीखने को मिल सकती हैं। गूगल अभी बहुत सारे इनिशिएट अपना वो कर रहे हैं ना, जीसॉक होता है, बिटकॉइन समर ऑफ कोड होता है, और Right. बहुत सारे होते हैं, और प्रोजेक्ट भी अपने प्रोजेक्ट्स ओपन सोर्स करते हैं। हम्म। अच्छा, इसका एक और फायदा है, ओपन सोर्स का। ओपन सोर्स का एक फायदा ये हो गया सीखने और लर्निंग ठीक है। वाली चीजों की। दूसरा फायदा ये है कि आपने कोई प्रोडक्ट बिल्ड किया, हम्म। अब कोई बड़ी कंपनी है, राइट, तो वो मान लीजिए आपको वो पर्टिकुलर चीज उसको पसंद आया ठीक कि है। ये कंपोनेंट मेरे प्रोडक्ट में भी होना चाहिए, तो वो लोग सीधा आपका यूज कर सकते हैं। या कोई छोटे प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, आपके वो कंपोनेंट यूज कर सकते हैं वो लोग ओपन सोर्स के थ्रू, राइट, तो उनको पूरी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। भले वो आपको पे नहीं कर रहे हैं या कुछ नहीं कर रहे, वो तो बात की बात है ना। मे बी वो आपका प्रोडक्ट अच्छा लग गया तो बोल रहे हैं कि आपको हम एक्वायर कर लेंगे, या आपको हम मे बी यूज कर रहे हैं वो आपके कंपोनेंट, तो मे बी आपको कुछ कंपनसेट करें, बट इससे आप कम्युनिटी का बहुत फायदा कर रहे हो, और उस ये लोग देखते भी हैं कि भाई आप कम्युनिटी की इतनी हेल्प कर रहे हो, उस हिसाब से भी आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती है। तो आपने कोई एक कंपोनेंट बनाया था, कोई एसडीके बना दिया, या कोई एक हुक बना दिया जावास्क्रिप्ट का या किसी चीज का, अब बहुत सारे लोग उसको यूज कर रहे हैं, तो जब क्लोन करते हैं तो वो भी गिटहब पे दिख जाता है ना कितने लोगों ने क्लोन किया है, राइट। तो जितने नंबर ऑफ क्लोन ज्यादा होंगे तो आपका प्रोजेक्ट की डिमांड बढ़ रही है, तो इससे आपका प्रोजेक्ट शोकेस भी हो रहा है कि भाई मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया, उसको कितने लोगों ने क्लोन किया और उसको अपने प्रोडक्ट में यूज कर रहे हैं, लोग उससे सीख रहे हैं, वो एसडीके यूज कर रहे हैं, एपीआई कॉल्स हो रही है, तो बहुत ज्यादा ग्रोथ इससे उस प्रोजेक्ट को मिल जाती है। तो एक ये भी फायदा ओपन सोर्स का कि बहुत सारे लोग यूज कर सकते हैं आपका प्रोजेक्ट इजिली, और उसको अपने में भी उनका बड़ा प्रोडक्ट है तो उसमें वो कंपोनेंट यूज कर लिया, या वो सीख रहे हैं एक छोटा प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो उसमें एक इंटीग्रेशन कर लिया आपके प्रोडक्ट का, एक एसडीके यूज कर लिया, या वो एक हुक यूज कर लिया, तो ये भी एक ओपन सोर्स का बहुत अच्छा फायदा है। तो आपने अभी तक सारे प्रोज बताए, तो आपके हिसाब से कोई कॉन्स भी हो? कॉन्स, ब्लॉकचेन के बारे में बात करें तो जैसे कुछ लोग सोचते हैं कि उनका प्रोजेक्ट में भी कोई और कॉपी कर लेगा, ठीक है, या उनका आइडियाज चोरी हो जाएंगे, ये एक मिथ में भी बोल सकते हैं। बट अगर आपका प्रोडक्ट है, आपके कुछ आइडियाज हैं, तो आपको बेटर पता है दूसरे इंसान से, अब वो कॉपी करना भी चाहे तो कॉपी होगा, आपको पता है कि ये मेरा ये वो आपको यू वाला फैक्टर नहीं आएगा। हाँ एग्जैक्टली, वो आपका ओरिजिनल है तो वो कितना भी कर ले, कॉपी करे, वो चीज नहीं बना पाएगा ना। तो ये एक मिथ होता है लोगों को, बट मुझे नहीं लगता ये उतना एक डिसएडवांटेज नहीं है। ठीक है, आप उसको ओपन सोर्स कर रहे हो तो वो मिथ है कि आपका वो प्रोजेक्ट कॉपी कर लेगा, या वो आपकी कुछ ऐसी गलतियां ढूंढ लेगा जिससे कुछ हैक हो जाए। बट ब्लॉकचेन में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट तो ऑलरेडी पब्लिक होते हैं, राइट, वो ऑडिट करके ही आप डालोगे, तो वो तो पब्लिक है, उससे कोई ओपन सोर्स ऑलरेडी है। तो आपको ये भी लोगों का मिथ है कि उसमें कोई इशू ढूंढ लेगा तो कुछ हैक हो जाएगा या कुछ हो जाएगा, तो हैक ज्यादातर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से ही होते हैं, राइट, और फ्रंट एंड वगैरह में कुछ इश्यूज हुए तो उससे कुछ हो गया मे बी, बट ये सब हम लोग पूरा ऑडिट करके डालते हैं, राइट, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स पूरा ऑडिट होते हैं, टेस्टिंग होती है, उसके टेस्ट केसेस बनाते हैं, उसको टेस्ट करते हैं, उसके बाद हम लोग डालते हैं। तो मैं डिसएडवांटेज क्या मिथ बोलूंगा कि लोग सोचते हैं कि ये होगा, बट फायदे बहुत ज्यादा है। ओके। और कोई भी टेक होता है उसका कुछ एडवांटेज कुछ डिसएडवांटेज जरूर होता है, तो एडवांटेजेस ज्यादा हैं तो हम एडवांटेजेस फोकस करेंगे, ठीक है। डिसएडवांटेज थोड़े कम लुक है एट द तो पॉजिटिव साइड। एग्जैक्टली, पॉजिटिव साइड भी देखिए। तो यही सब चीजें ओपन सोर्स
मेरे लिए मतलब इन माय ओपिनियन ओपन सोर्स इज अमेजिंग। ठीक है। मतलब बहुत लर्निंग्स, बहुत सारी चीजें। ओके, डेफिनेटली अब ऑडियंस से यहाँ तक बहुत कुछ सीख लिया है कि लाइक एम्बेसडर प्रोग्राम टेक बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो तो ओपन सोर्स करना चाहिए या फिर नहीं। तो कॉफी विद क्रिप्टो में ना एक मैंडेटरी चीज है, दैट इज अ रैपिड फायर राउंड। ठीक है। ठीक है, अब रैपिड फायर राउंड में क्या होता है, रैपिड फायर राउंड में आपसे 3 वर्ड्स पूछूंगा या 3 क्वेश्चंस पूछूंगा, अच्छा। आपको उसका एज क्विकली एज पॉसिबल आंसर देना, मतलब जो भी चीज आपके दिमाग में सबसे पहले आती है। ओके। ठीक है, तो रेडी हो आप? यस। ठीक है, तो डैप, सोचना नहीं है इतना। मतलब डैप के बाद एक्सप्लेन करना है या कोई डैप बताना है? नहीं, डैप सुनते ही जो भी आपके दिमाग में पहली चीज आती है। एक डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन जहाँ पे लोग एक्सचेंज कर सकते हैं बट अभी और आपने इतना ज्यादा सोच लिया तो हम चेंज करते हैं वर्ड को। अच्छा, मुझे एक आपने एक वर्ड पूछा तो मुझे एक वर्ड बताना है। नहीं, जरूरी नहीं, आप अच्छा, मैं एक्सप्लेन कर सकता वन हूँ। लाइनर तक आप अच्छा, इजीली देख सकते हो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आपको। नहीं, नहीं, चलो ठीक दोबारा से करते हैं है, ठीक है, फिर। डैप को हमने डिसरिगार्ड कर दिया। ठीक है। तो कॉलेज, गलगोटियास। गिलगोटियास, ओके। आईआईटी, बॉम्बे। ओके। ट्रैवल, चेन्नई। चेन्नई, नाइस। चेन्नई क्यों वैसे? मतलब एक बार गया था मैं, काफी अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स वहाँ रहते हैं तो हम लोग, एक अच्छी मेमोरी है मेरी, तो मुझे वहाँ फिर से जाना है, तो अच्छा, इसलिए वो माइंड में आ गया। ओके। चलो अब कॉफी विद क्रिप्टो में आपसे एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। हम्म, दैट इज, अगर कोई भी अपनी ब्लॉकचेन जर्नी स्टार्ट करना चाहता है, ठीक है, हम्म। तो लाइक उसे कैसे स्टार्ट करनी चाहिए? लाइक एम्बेसडर से जाना चाहिए, सीधा जॉब पर जाना चाहिए, या फिर कोई और तरीका भी है जो यहाँ पर यूज कर सकता है? तो जर्नी स्टार्ट करना एक डिफरेंट चीज़ है, और एक करियर और जॉब और इंटर्नशिप एक हम्म, दूसरी चीज़ है। तो जर्नी स्टार्ट करने के लिए इन माय ओपिनियन यू शुड हैव ब्लॉकचेन बेसिक नॉलेज, ठीक है। कि ब्लॉकचेन होता क्या है, ये क्या टेक है, क्या लेजर है, क्या इम्यूटेबिलिटी क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी होती है ब्लॉकचेन में। तो ये सब कुछ टर्म्स जो ब्लॉकचेन की है, ठीक है। कॉन्सेंसस क्या होता है, प्रूफ ऑफ वर्क, प्रूफ ऑफ स्टेक, हैशिंग एल्गोरिथम्स, ये सब जो चीजें बेसिक हैं एकदम ब्लॉकचेन की, हम्म, टाइम स्टैम्प, नॉन्स, ठीक है। प्रीवियस हैश और करंट हैश, और ऑल दीज टर्म्स यू हैव टू, लाइक यू शुड नो ऑल दीज थिंग्स, राइट? पूरा बेस आपको क्लियर होना चाहिए कि भाई ब्लॉकचेन है क्या, क्यों सीखना है, और इंपॉर्टेंट ये भी है वाई ब्लॉकचेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप अगर स्टार्ट करो अपनी ब्लॉकचेन जर्नी, तो ये खुद से पूछो, और गूगल पे सर्च करो, चैट जीपीटी यूज करो, लोगों से डिस्कस करो, वाई ब्लॉकचेन, हमको जरूरत क्यों है डिसेंट्रलाइजेशन की। तो ये सब चीजें जब आपकी क्लियर होंगी ना, आपको खुद एक ट्रैक मिलेगा आपको, और आप उसमें आगे करते जाओगे। तो स्टार्टिंग जर्नी यहीं से आपको बेस पूरा क्लियर करना है, थ्योरेटिकल नॉलेज होनी चाहिए, कि आपसे कोई पूछे अगर कि भाई तुम ब्लॉकचेन बिल्ड कर रहे हो, ब्लॉकचेन में कुछ काम कर रहे हो, क्यों, मुझे क्यों जरूरत है ब्लॉकचेन की। तो ये एक आपका बहुत क्लियर होना चाहिए माइंड में कि भाई क्यों ब्लॉकचेन, कहाँ पे प्रॉब्लम क्या है जो ब्लॉकचेन सॉल्व कर रहा है। तो ये सब चीज आपकी क्लियर होनी चाहिए कि स्टार्ट करने के लिए। उसके बाद अगर आप डेवलपमेंट में जा रहे हो तो आप बिल्ड करो, प्रोजेक्ट्स बिल्ड करो। हम्म, सबसे अच्छा तरीका यही है ब्लॉकचेन में आगे ग्रोथ का, कि आप कुछ बिल्ड करो उस पर, ओके। प्रोजेक्ट्स, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बिल्ड करो। एक सिंपल डैप भी हो सकता है। मैंने स्टार्ट किया था तो मैं कॉफी का डैप बनाया था। ओह, वहां नाइस। पे ये डैप वो ये करता था कि जो कंटेंट क्रिएटर्स होते थे, उनको आप एक बाई मिया कॉफी, एक 0.1 ईथर या कुछ भी यूएसडीटी में आप उनको एक दे सकते हो, रिवॉर्ड दे सकते हो कि आपने ये आप जैसे यूट्यूब पे आपका ठीक है। आपका एक एड्रेस होगा मेटामास्क का, वो आप डालोगे और आपको मैंने एक रिवॉर्ड दे दिया, एक गिफ्ट दे दिया बेसिकली। ठीक तो है, ये डैप बनाया था मैंने, ये बेसिक तो डैप। मतलब तो हम ऐसे कॉफी विद क्रिप्टो में बाय मी कॉफी बिल्कुल इंटीग्रेट कर दें। बाय मी अ कॉफी आप इंटीग्रेट कर सकते हो अपने ठीक है। वेबसाइट पे, वहां लोग आएंगे, वो बटन से क्लिक करके आपको एक गिफ्ट दे देंगे। तो हम्म, ये मैंने डैप बनाया था स्टार्टिंग में। और ऐसे छोटे 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 डैप्स बना के, मिंटिंग एनएफटी हो गया, बाइंग सम क्रिप्टो हो गया, स्वैप हो गया, ऐसे छोटे छोटे डैप्स बना के एक जर्नी स्टार्ट होती है डेवलपर्स की। ओके। अब नॉन टेक वाले जो होते हैं, वो कर सकते हैं मीडियम आर्टिकल लिख दिया ब्लॉकचेन पे रिसर्च, जब आपका बेस क्लियर है तो आपको पता है। अब राइट। उसमें कुछ कुछ चीजें लिख दी कि प्रूफ ऑफ वर्क क्या होता है, प्रूफ ऑफ स्टेक क्या होता है, प्योर प्रूफ ऑफ स्टेक क्या होता है, और मतलब हजारों कॉन्सेंसस है, राइट? उसमें आपने थोड़ा थोड़ा कंटेंट लिखना स्टार्ट किया, हम्म, आपने डिजाइनिंग स्टार्ट की, वीडियोस बना रहे हैं, क्रिएशन कर रहे हैं, और भी बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। तो ये नॉन टेक ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारा पुराना जो इससे पहले हमने डिस्कस किया, एम्बेसडर रोल कैसे जाना है, तो ऐसे आप इंटर्नशिप ढूंढ सकते हैं। ठीक है। एम्बेसडर ही नहीं, बहुत सारी और भी जॉब्स के हैं, डेवरल हो गया, डेवलपर रिलेशंस हो गया, डेवलपर एडवोकेट्स के ओपनिंग्स हैं, और भी कंटेंट क्रिएशन के, मार्केटिंग के,
वीडियो जो रिकॉर्ड होते हैं वो सब की भी जॉब सब रोल्स अवेलेबल हैं, तो ठीक ये है। सब चीज में एक्सप्लोर कर सकते हैं आगे। बट स्टार्ट करना है आपको, बेस क्लियर होना चाहिए आपका। भले ही आप कंटेंट क्रिएटर हो, भले ही आप मार्केटिंग में हो, बट ठीक आपको है। पता होना चाहिए ब्लॉकचेन होता क्या है, व्हाई ब्लॉकचेन, व्हाट इज ब्लॉकचेन, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ब्लॉकचेन, और हाउ एग्जैक्टली ब्लॉकचेन वर्क। तो ये सब चीजें आपकी क्लियर होनी चाहिए। मतलब इस पूरे प्रोसेस के थ्रू लाइक यू कैन बिगिन इन द क्रिप्टोज एंड द Exactly, ब्लॉकचेन बिल्कुल। इंडस्ट्री। और इसको मुझे नहीं लगता एक महीने से ज्यादा लगेगा ये पूरा बेसिक सीखने में आपको, हम्म। क्योंकि सिंपल सिंपल टर्म्स हैं ठीक है। जो कि मिल के ही ब्लॉकचेन बनती है। क्योंकि ब्लॉकचेन तो कलेक्टिव काम है। एक कलेक्टिव है, और बेसिकली जब 2008 बिटकॉइन आया था तब लोगों को ब्लॉकचेन के बारे में पता चला था। हम्म। बट ब्लॉकचेन के जो कंपोनेंट्स उससे पहले ही आ चुके थे। ठीक है। जैसे टाइम स्टैम्प हो गया, वो बहुत पहले आ चुका था, 90s में आया, 19 आई फॉरगॉट एग्जैक्ट 1992 और 1990 के बीच में कुछ। निक्स तभी साहब हाँ, ने दिया था। वो नाम भूल गया मैं, उन्होंने हाँ। टाइम स्टैम्प का कॉन्सेप्ट दिया था। राइट। और बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट मिल के जब ब्लॉकचेन बना 2008 में बिटकॉइन आया, बट चीजें उससे पहले आ चुकी थी, राइट। ट्रू। तो ऐसे ही आपको भी सब वो चीजें सीखनी है, वो चीजें, वो टर्म्स पता होनी चाहिए। टाइम स्टैम्प क्या होता है, उसके बाद नॉन्स क्या होता है, हम क्यों नॉन्स को डालते हैं ब्लॉक हेड में, और ये सब जो चीजें टेक्निकल चीजें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। ओके। भले ही आप टेक में हो, नॉन टेक में हो, क्योंकि ये तो बेसिक एक थ्योरी है, राइट। एक थ्योरी आपकी क्लियर होनी चाहिए कि क्यों मतलब जिस इंडस्ट्री में आपको कोई भी काम करना है एटलीस्ट उसकी थ्योरी बताओ। एग्जैक्टली। तभी आप एक बेटर काम कर पाओगे उस चीज में। आप कोई भी कंटेंट लिख रहे हो, कुछ लिख रहे हो, तो आपके दिमाग में थॉट है ना कि ये राइट। चीजें हैं, तो आप उसमें आपका जो जो भी कर रहे हो वो बहुत अच्छे से आप बिल्ड कर पाओगे वो चीज, भले ही वो करेक्ट। कंटेंट हो या प्रोडक्ट हो। डेफिनेटली आज के पॉडकास्ट में अब हमारी ऑडियंस 3 चीज़ें सीख चुकी है, लाइक एम्बेसडर प्रोग्राम में आपको कैसे स्टार्ट करना है, कितना आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एंड कैसे आप अप्लाई भी कर सकते हो। फिर सेकेंडली हमने बात करी इसकी ओपन सोर्स की, लाइक अगर आप डेवलपमेंट साइड से हो तो ओपन सोर्स क्यों करना चाहिए आपको अपना सॉफ्टवेयर। एंड लास्टली कि कैसे आप अपनी जर्नी बिगिन कर सकते हो, लाइक व्हाट आर द डूज डोंट्स नॉन टेक बैकग्राउंड से या टेक बैकग्राउंड से हो। तो डेफिनेटली मुझे सिर्फ आपके थॉट्स यहाँ पर बहुत हेल्प करने वाले हैं सबकी जो पॉडकास्ट देख रहे हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस एट कॉफी विद थैंक यू। क्रिप्टो। आपके लिए गिफ्ट भी है। थैंक यू सो मच। दैट इज, आपने बाय मी कॉफी की बात करी थी तो ये इथेरियम वॉलेट ही है। वाह, थैंक यू। ठीक है, तो इससे आप इथेरियम ट्रांसफर करवा सकते हैं। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू।